हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रेम बिश्नोई और मुझे एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू जो है पीएएसए की पोस्ट जो है मिली है। और मैं इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने सिर्फ 3.5 मंथ में सीजीएल क्लियर किया है। और ये कोई फ्लेक्स वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई जाएगी। तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे मुझे लगा था कि इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने शुरुआत मॉक देने से ही की थी, तो जब मैंने पहला मॉक दिया था तो मेरे से 15-17 क्वेश्चन बन रहे थे। बाकी क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही थी, या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, या मुझे फॉर्मूला नहीं आता, या फिर टाइम इश्यू, जो कि सबसे मेन दिक्कत थी स्टार्टिंग में मेरे लिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने राकेश यादव सर की PYQ बुक लेके आई थी, जो बाइलिंगुअल बुक है। उसका 13वां एडिशन जो था, उससे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करता था। जैसे टाइम एंड वर्क में मुझे दिक्कत आ रही थी, उसके 20-25 क्वेश्चन लगा लिए। उनसे कभी कभी बोर हो जाता था, तो मैं क्या बोलते हैं, अपने मेंसुरेशन के 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लगाने तक मैं बोर हो जाता था उतने लगाता था। वैसा कोई फिक्स टारगेट नहीं था मेरा कि एक दिन में मेरे को 100 क्वेश्चन करने किसी टॉपिक के। एक टॉपिक के अगर 100 क्वेश्चन कर ले तो फिर मैं इंसान बोर भी होने लगता है थोड़ा। तो जो फॉर्मूला नए मॉक में आते थे, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले रखा था, और मैं ओलिव, आरबी और पंडित के जो है लाइव मॉक टेस्ट देता था। और सब में कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो नए होते थे मेरे लिए, तो मैं उन सबको नोट कर लेता था। जो भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मान लो मुझे ज़्यादा टाइम लगा, तो उनके सॉल्यूशन उन्होंने क्या दे रखा है, कोई फार्मूला दे रखा हो। और सही बताऊँ, मुझे फार्मूला बिल्कुल याद नहीं थे। जैसे जो सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे कि अपने सर्कल क्रॉस करते हैं तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है, वो फार्मूला भी मुझे नहीं आते थे। वो मैं पूरा सॉल्व करता था, 2-3 मिनट लेता था। लेकिन जब मैंने वो फार्मूला देखता था मॉक के सॉल्यूशन में, तो मैं उनको नोट कर लेता था। ठीक है, तो मैथ्स में बस ये चीज़ मेरे लिए काम कर गई। सिर्फ स्पीड की दिक्कत थी। स्पीड का एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ डेली के, और एक टॉपिक पे बैठने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप बोर हो रहे हो तो आप टॉपिक चेंज कर लो। ऐसे अपने आप को एक फ़िक्स पैटर्न में बांधने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि रीजनिंग से मेरा कभी पहले पाला नहीं पड़ा था। रीजनिंग मैंने कहीं मतलब आई नहीं थी मेरे सामने। रीजनिंग में भी वही चीज़ हुई, 15-17 क्वेश्चन बनते थे। रीजनिंग में एक अच्छी बात है कि आपको कोई फार्मूलाज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ क्वेश्चन करोगे आप, और बार बार उस टॉपिक के क्वेश्चन करोगे, तो अपने आप आपकी स्पीड बनती जाती है। तो रीजनिंग में भी वही किया मैंने जो मैथ्स में किया था। मॉक टेस्ट लगाए। जिस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आती थी, मतलब जो मेरे से नहीं बनता था, या फिर जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, उसके मैं टॉपिक है उसकी भी मैंने TCS की एक बुक लाई हुई थी, PYQ रीजनिंग के लिए। जैसे मैथ्स में मेरे पास राकेश यादव सर की थी, तो उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेता था मैं। तो जितने क्वेश्चन किए स्टार्टिंग में, मैंने बहुत क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग का पहला महीना था मेरी प्रिपरेशन का, उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगाए। मैंने पढ़ाई नहीं किया, ओनली क्वेश्चन सॉल्व किया कि मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है। बार बार क्वेश्चन किया ना, तो एक ही क्वेश्चन को जब पहले करता था तो मान लो मुझे 2-3 मिनट लग रहे थे। तो 10 दिन तक होते होते उसमें धीरे धीरे नए मेरे को तरीके सीखने लगा मैं। क्योंकि रीजनिंग सिर्फ आप जितनी करोगे आपको नए तरीके मिलने लगे, आपका अपना एक तरीका बनता जाता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। तो वही बात, जो क्वेश्चन जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनते थे, उसके आप क्वेश्चन लगा लो PYQ से, है ना। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में वही क्या, मैंने इंग्लिश और GK मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। तो इंग्लिश में मैंने नीतू मैम की बुक ली सबसे पहले, और उसको वही जो सब करते हैं, नीतू मैम की बुक को पढ़ा मैंने। एक बार मैं पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन ज़्यादा फोकस जो मेरा रहा वो बुक पे नहीं रहा, लेकिन वही सेम तरीका जो मैथ्स और रीजनिंग में था कि क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन करता था तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती इंग्लिश की अपने आप। और वही बात, जिस टॉपिक में मिस्टेक आ रही थी, जैसे मान लो क्या बताऊँ। और एक चीज़ मैंने की इंग्लिश में कि जो 9th और 10th की जो SST की बुक्स थी, वो मैंने रीड की थी। उससे मेरे को 2 फ़ायदा हो गए थे। एक तो इंग्लिश तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ ही रही थी, और दूसरा मुझे GK GS में भी थोड़ा मेरा बेसिक स्टार्ट होना शुरू हो गया था वहाँ से ना। और SST की बुक्स रीड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा कि जैसे मान लीजिए ये ना आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो है चीज़ें सेट होती जाती है। मान लो आपने कोई लाइन पढ़ी, कोई एरर का क्वेश्चन आया, उसमें हमें लग रहा है कि यार यहाँ ऑफ गलत है, यहाँ टू आना चाहिए। तो ये चीज़ें
आप याद नहीं कर सकते कि इतने सारे तरीके हैं कि कहाँ ऑफ आता है, कहाँ टू आता है, वो सारे याद नहीं होते हैं ना। मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं होते थे बुक से जब मैंने पढ़ा था तो। लेकिन जब मैंने मतलब नीतू मैम की बुक्स में जो रूल थे उनसे, लेकिन जब मैंने एसएसटी की बुक्स रीड की, या कहीं से भी रीड कर लो आप, मैं कभी कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता था, कोई और बुक भी पढ़ लेता था, लेकिन एसएसटी की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी होती है, तो उससे चीज़ें जब क्वेश्चन आता था सामने तो उसमें पता लग जाता था कि यार नहीं, इसमें एरर यहाँ हो सकता है कि ये ऑफ नहीं आना चाहिए, या टू आना चाहिए, या थ्रू आना चाहिए, कुछ भी वो, उससे धीरे धीरे आइडियाज़ लगने शुरू हो गए थे ना। इसके अलावा जो मेन दिक्कत आती है बच्चों को कि वोकैब, तो वोकैब मैं सिर्फ रीड करता था। इस इंग्लिश की भी मेरे पास PYQ थी TCS की, उसमें ऑलमोस्ट पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन थे शायद, और वोकैब जो है रिपीट होते हैं SSC में, सबको पता है, तो उसमें एटलीस्ट 700 to 800 ऐसे कुछ थे वोकैब, सिनोनिम एंटोनिम दोनों, मतलब 700 थे ऑलमोस्ट दोनों। तो उनको मैं सिर्फ जितने मेरे से डेली के रीड होते थे मैं रीड करता था, है ना। और मैंने ऐसे नहीं किसी वर्ड का सिनोनिम याद करना स्टार्ट कर दिया, मैंने वर्ड पढ़ा और उसका मीनिंग याद रखने लगा, मतलब मैं उनको रीड करता था डेली। और जो मॉक में नए वर्ड मिलते थे वो भी नोट डाउन कर लेता था, और उनको बस रीड करता था खाली, याद ऐसे रट्टा मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रट्टा मारने लगा तो मेरे से याद नहीं होते थे। जब बार बार डेली का आप 200 मान लो, शुरू के 200 वर्ड आपने रीड किया, डेली के करोगे तो उसमें से गारंटीड है कि एटलीस्ट 50-60 आपको तो 2-3 दिन में याद हो जाएंगे। कुछ वर्ड बहुत ईजी लगने लगेंगे, कुछ वर्ड को देखते ही वो ना दिमाग में सेट होने लगेगा, हाँ इसका तो ये था, है ना। और जो टफ़ होते थे, जो मेरे से याद नहीं रहते थे 5-7 दिन तक रीड करने के बाद भी, तो मैं पेंसिल से अलग से टिक कर देता था, मतलब उनको हाईलाइट कर देता था, है ना। और उनको फिर अलग से टाइम देता था, जैसे शाम को, रात को सोने से पहले वो जो हाईलाइट वाले थे उन्हीं को देखता था। जैसे सबको साथ में नहीं, आज जैसे हाईलाइट वाले 10 को मैंने आज याद कर लिया, 10 कल कर लूँगा, ऐसे करके उनको, वो भी एक साथ याद नहीं होते थे, उनमें से भी 5-7 याद रहते थे, 2-3 नहीं होते थे, है ना। और मेन फोकस वही है क्वेश्चन पे। जैसे अमन सर ने जो है कोविड टाइम पे, अमन वशिष्ठ सर जो है, उन्होंने कोविड टाइम पे जो है वो टॉपिक वाइज उन्होंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। वो 25-30 क्वेश्चन करवाते थे, उसमें वो अच्छे जो ऐसे क्वेश्चन होते थे जो पुराने एग्ज़ाम्स में आए और जो एग्ज़ाम से ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ से याद होने लग गए थे रूल वगैरह। और बाकी नीतू मैम की बुक वही बार। और वन वर्ड ईडियम फ्रेज में भी सेम, ईडियम फ्रेज मेरे को हमेशा से ईजी लगे थे। वन वर्ड वही डेली का रीड करना, 100-200 जितने कर सकता था, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बस आपको रीड करो, याद करने की कोशिश मत करो, रीड करते जाओ कंटिन्यू। 100 याद कर लिए, फिर उनको एक बार और रीड करो, इतना टाइम नहीं लगता 100 रीड करने में, एटलीस्ट आपको 15-20 मिनट ही लगेंगे, है ना। फिर आते हैं मेन सब्जेक्ट जो GS, जिसमें सबको दिक्कत होती है, और मुझे तो खैर थी, क्योंकि GS से अपने तो 10th के बाद कभी GS देखी नहीं, है ना। तो GS में मैंने भी परमार सर का जो है 2.0 बैच लिया था। मैंने प्रिपरेशन जून 5 से स्टार्ट की थी, तब तक सर का जो है वो बैच ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, तो वो रिकॉर्डेड बैच था, वो मैंने लिया था। उसकी मैंने नोट्स बनाने शुरू किए, अपने सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेता था डेली की। मेरा फोकस GK GS पे ज़्यादा था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो मेरी ज़ीरो थी, तो मैं डेली के कम से कम 4 से 5 घंटे में उनकी क्लास लेता था, है ना। 1.5x की स्पीड पे बहुत जल्दी हो जाती थी, 1 घंटे की क्लास थोड़ी जल्दी हो जाती थी, तो मैं इजीली दिन की 3 से 4 कभी 5 क्लासेस भी ले लेता था, और उनको मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। उनको भी वही है, उनको एक बार जैसे आज जैसे मैंने 4 घंटे क्लास ली, उनको हाथों हाथ ही उनके नोट्स को रीड करूँगा। कुछ चीज़ें तो क्लास लेते टाइम याद हो जाती थी, बाकी जो है उनको रीड करो, आप सिर्फ याद करने की कोशिश मत करो, उनको रीड करो। है जैसे सर पढ़ाते भी स्टोरी की तरह ही है ना, तो वो याद रह जाती है चीज़ें। उसके अलावा वही है मल्टीपल टाइम रिवीजन, और फिर जो सर ने यूट्यूब पे लाइव लेते थे किसी भी टॉपिक पे, कभी PYQ करवा देते थे, कभी रेलवे के, कभी GD के, कभी MTS के, तो वो भी मैं साथ के साथ लेता था। उसमें भी कुछ नई चीज़ें मिल जाती थी। और FRB, माइंड मैप, है ना, जितनी बार मैं जो भी चीज़ कर सकता, जैसे मान लो FRB से मैं बोर हो गया तो मैं माइंड मैप पे चला जाता, माइंड मैप से मेरे को बोर होने लगा तो मैं फिर अपने नोट्स से पढ़ लेता था, या फिर सर की पुरानी जो क्लासेज रहती थी यूट्यूब पे वो कर लेता था। बस शॉर्ट में मैं बस इतनी बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो मेरा जो प्री का टारगेट था, मुझे पता था कि मुझे एटलीस्ट 150 तो लाने पड़ेंगे, चाहे कट ऑफ कम जा सकती थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन सेफ साइड के लिए मैंने 150 टारगेट लगा। तो GK में मेरा यही था कि मुझे 20 नंबर लाने हैं, किसी भी तरीके से 20 मार्क्स लेके आ गया तो बाकी 130 में बाकी तीनों सब्जेक्ट में ले आऊँगा इजीली, है ना।
ठीक है। और यही हुआ मेरा जीके में 80 मार्क्स से आए थे, हालांकि प्री में, लेकिन मेहनत बहुत की थी। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने जीएस में की थी, है ना। लास्ट के आखिरी के 15-20 दिन तक तो मैंने मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब सिर्फ आधा घंटा ही करता था, वो भी वो जो मॉक लगाता था, है ना। तो मेन फोकस मॉक्स पे ही रखिए, मॉक लगाइए चारों प्लेटफॉर्म पे, है ना। 4 नहीं तो 2-3 के लगाइए, क्योंकि सब में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। हर टेस्ट में आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश का कुछ नया रूल मिल गया, कोई नया वोकैब मिल गई, कोई नया वन वर्ड मिल गया, उनको नोट कर लीजिए, है ना। मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, मेरे मार्क्स इस मॉक में 120 से आए हैं, वो उसको टारगेट मत रखिए। वो एग्ज़ाम आते आते अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे आपके, है ना। तो बस कंसिस्टेंट रहना है। ओके, थैंक यू।